नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 18 जनवरी और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो भी परीक्षार्थी पीसीएस या आरओ या यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जिनको सही गाइडेंस या सही करंट अफेयर्स नहीं मिल पाता है, उन सभी अभ्यर्थियों को यह करंट अफेयर्स हमारा मिलता रहे दैनिक रूप से। और कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट्स होते हैं, वो उनको सही रूप से मिलती रहे, इसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स या जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन तक आप लोग वीडियो प्लीज जरूर भेज दीजिएगा। इसलिए नहीं भेजिएगा कि इससे जो है ज्यादा ज्यादा कमेंट्स और लाइक आएंगे, बल्कि इसलिए ताकि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी ना रह जाए जिसको सही मेंटरशिप या सही गाइडेंस ना मिलती रहे। इसके लिए आपको शेयर करना है, लाइक और जो है व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बहुत सारे छात्र या छात्राएं होती हैं जिनको सही रूप से गाइडेंस नहीं मिलता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो मेहनत तो करते हैं लेकिन जो है सफलता जो है उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है? तो जिनके पास आर्थिक दृष्टिकोण से जो गरीब छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों को अगर सही कंटेंट मिलता है तो निश्चित तौर पर क्या होता है, सही रूप से वो आगे बढ़ते हैं का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, तो बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ प्रवासी जो भारतीय प्रवासी दिवस है कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी को दिया गया जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है? चलिए, माघी त्योहार अभी टॉपिक नंबर 1 है हमारा, चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए क्योंकि माघी जो त्योहार होता है, नेपाल में माघ महीने के पहले दिन माघी त्योहार जो है मनाया जाता है, और ये नेपाल का प्रमुख त्योहार है। जैसे हम लोग के यहाँ छठ पूजा और बाकी होता है, वैसे यहाँ पर माघी त्योहार बहुत ही धूमधाम से नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है? थारू समुदाय, आप जानते होंगे थारू के बारे में। थारू समुदाय बेसिकली आपका जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, वहां पर लखीमपुर खीरा के अलावा वहां पर भी थारू जनजाति पाई जाती है, आप जानते होंगे, ठीक है? और पूर्वी नेपाल के मोरंग जिले के सुंदर हराइचा, ठीक है, सुंदर हराइचा नगर पालिका में थारू सांस्कृतिक संग्रहालय 14 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक एक सप्ताह का जो है माघी पर्व आयोजित कर रहा है, ठीक है? तो ये आपके लिए डेट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, अब इस पर आधारित आपके सामने एक प्रश्न है कि माघी त्योहार का संबंध किस स्थान से है, ठीक है? भूटान, नेपाल, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया? तो ये बेसिकली है आपका नेपाल से। क्या? नेपाल से। अच्छा, इंडोनेशिया से एक बात याद है, जरा मुझे बताओ कि अभी जो 26 जनवरी जो है, यानी कि जो गणतंत्र दिवस आपका मनाया जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहे हैं? चर्चाओं में रहा, इसके पर हमने प्रश्न 2 दिन आपको कराया था, ठीक है? और अभी कंफर्मेशन इस पर हो गया है, मुहर लग गई है केंद्र सरकार की कि 26 जनवरी को चीफ जो है गेस्ट के रूप में कौन देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, बताओ, जो शामिल हो रहे हैं। कमेंट करके जरा मुझे बताओ फटाफट कि आपको क्या इसका उत्तर पता है या नहीं है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी उस पर ऑफिशियली जो है मुहर अब लग गई है कल, ठीक है? मुझे परसों लग गई है। तो बताओ मुझे कौन आ रहे हैं 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है? ये हो गया आपका बी ऑप्शन, नेपाल। अब दूसरा नंबर टॉपिक है आपके सामने, फ्यूचर मिलनेस फोरम 2025। ये अभी चर्चाओं में। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसका अभी आयोजन किया जा रहा है, बृहत रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए चर्चाओं में है। यानी कि फ्यूचर मिलनेस फोरम 2025 रियाद में क्या हुआ, आरंभ हुआ। कहां पर? रियाद में हुआ। ये फैक्ट आपके लिए क्या है, जानना जरूरी है। और इसमें बेसिकली खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए 85 से अधिक देशों के खनन उद्योग प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, और 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सऊदी अरब का उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है? इसका उद्देश्य अफ्रीका, पश्चिम और मध्य एशिया के साथ साथ में आपूर्ति बढ़ाने और निवेश बढ़ाने के लिए किया गया है। कार्यक्रम 16 जनवरी को समाप्त होगा, याद रखिएगा। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। देखो, जो भी डेटा रहते हैं ना, उन सभी को डेटा को क्या करना रहता है, आपको याद करना रहता है। तो आप लोग सभी को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है? ये आपके लिए क्या है, जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब आपके सामने प्रश्न है कि फ्यूचर मिलनेस फोरम 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो फ्यूचर मिलनेस फोरम 2025 रियाद में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है, रियाद में ही आरंभ हुआ है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सऊदी अरब का उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय कर रहा है, बिल्कुल सही बात है।
वही कर रहा है, यानी कि आपका कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही है। अब देखो इस विकल्प में कि एक और दो कहां पर है, तो एक और दो सी वाले ऑप्शन में है, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्नों को आप लोग किया करिए। यहां पर क्या होता है, कई बार आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको क्या करना, विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहां पर भाई साहब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका टॉपिक नंबर 3, भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश। हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी प्रश्न आपको जो है कराया था, लेकिन अभी क्या हुआ है, सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली गई है। ऐसे में ये फैक्ट आपके लिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, टॉपिक क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ इसमें जो है महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए हैं। तो भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। आप कहेंगे सर कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है? वैसे तो वर्ष 2024 भारत के लिए बड़ी सारी उपलब्धियों का रहा है, और खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल करने वाला रहा है। लेकिन फिर भी कुछ और फैक्ट हम यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, इसरो ने 16 जनवरी दिन गुरुवार को, ठीक है, यानी परसों जो है क्या हुआ, को सुबह इतिहास रचते हुए 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही दुनिया में अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम के लिए है ये, इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, डॉकिंग और अनडॉकिंग में ऑलरेडी हमने आपको समझाया हुआ था कि डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होता है। अगर आपने उस दिन नहीं पढ़ा तो आज यहां पर आप लोग क्या कहते हैं देख लीजिए। यानी कि डॉकिंग प्रक्रिया क्या होती है? डॉकिंग वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से 2 अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट एक साथ क्या है, आते हैं। जब दोनों आते हैं तो उसको डॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉकिंग बोलते हैं। और जब यही क्या होते हैं, दूर होते हैं एक दूसरे से, दैट्स कॉल्ड अनडॉकिंग। क्या? अनडॉकिंग। क्या? अनडॉकिंग। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस आपको याद करनी है। यहां पर जो डॉकिंग प्रक्रिया लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है पेपर 3 में, सामान्य अध्ययन के पीसीएस में या यूपीएससी में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, वहां पर डॉकिंग और अनडॉकिंग जो है आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डॉकिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अनडॉकिंग, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डॉकिंग, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोग इस प्रक्रिया को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये यहां पर यह विभिन्न तरीकों का उपयोग करके किया जा सकता है। अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी की तब जरूरत होती है जब साझा मिशन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कई रॉकेट प्रक्षेपित करने की जरूरत होती है। वांछित कक्षा में प्रक्षेपित होने के बाद दोनों अंतरिक्ष यान 24 घंटे में करीब 20 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। इसके बाद वैज्ञानिक डॉकिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे। और बाकी यहां पर जो है पूरी एक प्रोसेस लिखी है, कैसे कैसे क्या कुछ होता है, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूं। और ये मिशन जो है अभी वाला डॉकिंग वाला क्यों खास है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की योजना है 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की। ये आपके लिए फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस वर्ष तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का प्लान बना रहा है। आप कहेंगे इस वर्ष 2035 तक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहां पर कुछ और फैक्ट देख पा रहे होंगे, इन सभी फैक्ट को आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और कि अभी हमने आपसे कहा था कि एप्लीकेशंस पर पीडीएफ फाइल मिला करेंगे, लेकिन चूंकि अभी ट्रायल फॉर्म में वो चल रहा है तो थोड़ा डिले हो जा रहा है। तब तक के लिए हम लोग, मैंने क्या किया था कि वो फाइल हमने टेलीग्राम पर अपलोड करवा दी है। आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है एप्लीकेशन पर। लेकिन अभी के लिए आप लोग डिकोड एग्जाम न्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप अपना आईडी, पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा और उसे लॉगिन कर लीजिएगा। और वहां पर आपको करंट अफेयर्स एंड आर्टिकल के नाम से टैब दिखेगा, वहां पर क्लिक करिएगा, सारी पीडीएफ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन तक आप लोग चाहें तो टेलीग्राम के माध्यम से उसको देख सकते हैं फाइल। ठीक है, चलिए, तो ये सूचना आपको देनी थी। अब आपके सामने प्रश्न है कि भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये हो गया है बेसिकली आपका देश चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है भारत की 3 संस्थाओं को अमेरिका ने परमाणु प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। 1998 आप जानते होंगे। ठीक है, जो हमारा परमाणु परीक्षण था उसके बाद अमेरिका ने जो है ये प्रतिबंध लगाया था। हालांकि 2010 में बराक ओबामा की जो यात्रा थी उसमें उन्होंने कई सारे संस्थानों से प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ संस्थाएं रह गई थी। और अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत की 3 संस्थाओं से परमाणु जो प्रतिबंध था उसको क्या किया है, हटा लिया है। तो अमेरिका ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ्स को एंटिटी लिस्ट से क्या कर दिया है, हटा दिया है। यह अमेरिकी कंपनियों के विशिष्ट सामानों के लिए निर्यात प्रतिबंध सूची के अधीन थी। ठीक है, याद रखिएगा, तो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका ने मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद इन और अन्य संगठनों को सूची में शामिल किया था। यानी कि 3 ये और इसके अलावा अन्य कुछ और संगठन थे जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि जैसा कि हमने आपसे कहा कि बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान वर्ष 2010 में उन्होंने कुछ संस्थाओं से प्रतिबंध हटाया था, बावजूद इसके कुछ संस्थान रह गए थे, जिसमें से 3 संस्थानों को भी हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंधों की सूची से हटा दिया है। याद रहेगा आपको पॉइंट, ये 3 के तीनों आप जो संस्थान आप याद रखिए। आगे कुछ फैक्ट यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के 4 अधीनस्थ जो है अमार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और कई सारे संस्थान यहां पर दिए गए हैं जिनके बारे में हमने डिटेल्स में जानकारी आपको यहां पर दी है। तो आप चाहें तो ये देखो, राष्ट्रपति ओबामा की पहली भारत यात्रा के दौरान 2010 में कुछ भारतीय संगठनों की सूची से हटा दिया गया था। ये फैक्ट आपके लिए है। ये अब आपके सामने प्रश्न यहां पर है, दिया गया है कि हाल ही में भारत की 3 संस्थानों को अमेरिका ने परमाणु प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है? राइट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। कथन 1 है, राष्ट्रपति ओबामा की पहली भारत यात्रा के दौरान 2010 में कुछ भारतीय संगठनों को सूची से हटा दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब उन्होंने पहली यात्रा की थी तो राष्ट्रपति ओबामा की पहली भारत यात्रा के दौरान 2010 में कुछ भारतीय संगठनों को सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो प्रतिबंध लगाया था उससे अमेरिका ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ्स को एंटिटी लिस्ट से हटा दिया है। बिल्कुल सही बात है, तीनों को हटा दिया गया है। यानी कि कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों ही सही हैं। यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कि इस हिसाब से स्टेटमेंट नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका कथन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो उत्तर सी। नेक्स्ट है, उड़ीसा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है लागू हो गई है, और ऐसा करने वाला यानी कि ये जो आपका स्टेट है ये कौन सा हो जाएगा, ये 34वां राज्य बेसिकली जो है अब आपका बन जाएगा। याद रखिएगा, जिस को बेसिकली क्या हुआ है, इन्होंने आयुष्मान जो आपका योजना है उसको क्या किया है, लागू कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए ठीक है, उड़ीसा में पहले से गोपबंधु जन आरोग्य योजना चल रही है, आप जानते होंगे, और योजना के साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है। याद रखिएगा। और आयुष्मान भारत योजना के बारे में सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। देश की सबसे बड़ी या वैश्विक लेवल की सबसे बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं में से एक ये मानी जाती है, योजनाओं में से एक मानी जाती है। 5 लाख रुपए तक की मदद की जाती है, आप सभी लोग जानते होंगे डिटेल्स में इसको। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत जो योजना है, ठीक है, उसकी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना उसकी शुरुआत की गई थी। और योजना का लक्ष्य जो है करीब करीब 12 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। ये बेसिकली इस योजना का लक्ष्य है। बड़ी योजना अपने आप में, इसका लक्ष्य भी बड़ा है। यहां पर कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं मैं। ठीक है, और ये जो योजना है इसमें राज्य और केंद्र यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल दोनों जो है फंड का जो क्या कहते हैं प्रोविजन करते हैं, यानी कि दोनों इसमें फंडिंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो है फंड का प्रोविजन है। यानी कि अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर और 3 हिमालय राज्यों, जिसमें से आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र राज्य का अनुपात कितना है, 90:10 है। और शेष जो सभी राज्य बचते हैं और विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए फंडिंग का अनुपात 60:40 है। यानी कि 60% जो है पैसा केंद्र देगा, 40 देगा राज्य। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, ऐसे में वहां पर 100% यानी कि 100% का जो फंड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। याद रखिएगा, फैक्ट ये बहुत ज्यादा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे फैक्ट आप लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, दूसरा, इस योजना के अंतर्गत आप सभी लोग जानते होंगे 5 लाख रुपए तक की मदद जो है की जाती है, बीमा उनका किया जाता है। ठीक है, चलो अब आपके सामने प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? तो वही हुई आपकी कब हुई, बताओ जल्दी से। आयुष्मान की योजना जो है, आयुष्मान योजना, उसकी शुरुआत कब हुई? 2018 में होती है। आपका नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हम लोग। टॉपिक नंबर 6 है नवाचार शहर। अभी आप लोग जानते होंगे देवेंद्र फडणवीस जो कि आपके महाराष्ट्र के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे। उन्होंने वहां पर एक नवाचार शहर बनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की है।
तो ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी हो जाती है, ठीक है। और उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में नवाचार सशक्तिकरण महाराष्ट्र उन्नयन विषय पर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया उन्होंने। इसके अलावा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ने स्टार्टअप्स के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखो, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बारे में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपका टास्क नंबर आज क्या है, 1 है टास्क। सिडबी के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, सिडबी, ठीक है, सिडबी के बारे में आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। कई बार सिडबी के साथ में आप लोग नाबार्ड भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में कई बार, नाबार्ड, ठीक है। तो आपके लिए टास्क है कि सिडबी और नाबार्ड के इसका मुख्यालय कहां पर, इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, ये आप लोग रेडी कर लीजिएगा। सो सिडबी और नाबार्ड दोनों चीज आप लोग को रेडी करना है। ये आज आपका टास्क नंबर 1 है आपका, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि नवाचार शहर बनाए जाने की घोषणा की गई, कब की गई, घोषणा की गई मतलब कहां पर की गई, महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में, इनमें से कोई नहीं। तो नवाचार शहर बनाए जाने की घोषणा कहां पर की गई, बताओ जल्दी से, महाराष्ट्र में या आपके केरल में या गोवा में। तो सिंपल सी बात है भैया, हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई साहब लिखा करो, बैठे मत रहो बुत्त बन के, ठीक है। लिखोगे नहीं, कलम नहीं चलाओगे ना तो काम नहीं चलने वाला है। और कलम चलाने से एक बार और याद आ गई कि अगर आपको यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए बेसिकली आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, डिकोड एग्जाम पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का एग्जाम है और अगर आपने राइटिंग स्किल अगर आपने नहीं शुरू की है तो आपके लिए बहुत घातक होगा। इसलिए प्लीज आप लोग जो है आंसर राइटिंग जरूर करिए और साथ साथ में जो मैं पढ़ाता हूं उस पर भी लेखन कार्य जरूर किया करिए। जो मैं टास्क देता हूं उसको आप लोग कमिट किया करिए और साथ में जो मैं मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न देता हूं एक अभ्यास के लिए लास्ट में या निबंध देता हूं उस पर आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करिए। अगर आपको उसकी कॉपी चेक करवानी है ऐसे ही जो मैं देता हूं तो उसके लिए आप लोग लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। नंबर कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आज मैं नहीं बता रहा हूं आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी आप मेरा नंबर कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। या संस्थान के नंबर पर कॉल करिएगा, वहां पर भी आप लोग मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है। बोल दीजिएगा हृदय सर से बात करनी है, ठीक है, किससे, हृदय सर से, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ टॉपिक नंबर 7, जस्टिस के विनोद चंद्रन अभी ये चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर ये क्यों चर्चाओं में, चर्चाओं में इसलिए क्योंकि हाल ही में जो है इनको क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, इसलिए चर्चाओं में रहे। केरल के न्यायाधीश भी रह चुके हैं ये। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना जी ने। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रन को शपथ दिलाई है और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस चंद्रन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए मंजूरी दी थी और जस्टिस चंद्रन केरल उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश रह चुके हैं। अब आपके लिए एक टास्क है वो ये कि आप लोग कॉलेजियम जो व्यवस्था है, क्या कॉलेजियम, इसको भी आपको क्या करना है, रेडी करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम पूछ लेता है क्या, कॉलेजियम व्यवस्था। तो टास्क नंबर 2 है आपके सामने, क्या टास्क 2 है, आज आपका होमवर्क है कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है। कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कॉलेजियम, ठीक। एक तो ये और इसके साथ में आप लोग रेडी कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल क्या होता है, क्या क्या उनके पावर्स होती हैं और बहुत सारी चीजें जो होती हैं आप लोग उनको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि आज आपका टास्क है कॉलेजियम व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको होनी चाहिए। 2 टास्क आज हमने आपको दिए हैं, ठीक है। पहला वाला सिडबी और नाबार्ड और दूसरा ये वाला, ठीक है। प्लीज इसको करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर जो है आधारित आपके सामने क्या जाएगा, प्रश्न आ जाएगा। जस्टिस के विनोद चंद्रन हैं, कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं या अनुसूचित आयोग के सदस्य हैं या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है भैया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, बस कर देना, टिक लगा देना, ठीक है। अच्छा बताओ जरा जल्दी से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, हमने आपको बताया था, जरा जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। प्लीज जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिएगा, कमेंट देखूंगा मैं आज जल्दी से कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलो अब एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स रिपोर्ट। ये अभी चर्चाओं में है, सर कहेंगे आप चर्चाओं में क्यों है, तो इन्होंने भाई साहब खतरनाक बात बताई है।
आप कहेंगे सर खतरनाक बात कौन सी हो गई? खतरनाक बात यह हो गई कि इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल जो फील्ड है, ठीक है, उसमें जो है नौकरियां जनरेट होंगी, यानी कि जॉब्स जनरेट होंगी, ठीक है, जो भी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो गया, ठीक है, और अलग अलग जो भी प्रौद्योगिकियां हैं उनमें, उस फील्ड में जो यानी कि विशेषकर आईटी सेक्टर में क्या होगा, जो जॉब्स हैं वो क्या होंगे, जनरेट होंगी। इसके पहले एक रिपोर्ट और समय आई थी जिसमें नौकरियों पर खतरा बताया गया था, याद है आपको? उस पर मैं एक आर्टिकल करा दूंगा आपके लिए। चलिए, तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को भविष्य की मांग वाली नौकरियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए प्रमुख बाजार बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इस फील्ड में भारत में भविष्य में नौकरियों की भरमार रहेगी, ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में। फ्यूचर ऑफ वर्क, क्या फ्यूचर ऑफ वर्क यानी कि भविष्य में काम, फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत ने 99.1 अंकों के साथ दूसरा स्थान जो है हासिल किया है, जिसमें वह केवल अमेरिका से पीछे है। यानी कि अमेरिका के बाद जो है अगर कहीं पर नौकरियों में जो है बढ़ोतरी होगी तो होगा भारत देश आपका, ठीक है। दूसरा, रिपोर्ट ने भारत की वेंचर कैपिटल निवेश को आकर्षित करने और एआई को कार्यबल में शामिल करने की तैयारी की भी प्रशंसा की है, और भारत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में दुनिया में दूसरे स्थान पर है अमेरिका के बाद, ठीक है। भारत फ्यूचर ऑफ वर्क में, ठीक है, पहले अमेरिका है और दूसरे पर कौन है? भारत है। यानी कि भविष्य में अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश होगा जहां पर जो है इस आईटी सेक्टर में खासकर जो है नौकरियों में बढ़ोतरी होगी या जनरेट होगी नौकरियां, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भाई साहब सही नहीं है पूछा, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा आपसे, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो पहला कथन क्या है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को भविष्य की मांग वाली नौकरियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए प्रमुख बाजार बताया गया है। बिल्कुल सही बात है, यही बात क्यूएस जो रैंकिंग है उसमें कही गई है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। नहीं भाई साहब, दूसरे पर है। यानी कि भविष्य में नौकरियों के मामले में अगर हम बात करते हैं तो भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर नहीं है। यानी कि कथन नंबर 2 क्या है आपका? रॉन्ग हो गया, और आपसे रॉन्ग ही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। दैट मींस कि केवल कथन 2 क्या है? नहीं सही है। इस हिसाब से अगर देखेंगे यहां पर तो मैच करेंगे तो पाएगा केवल 2 कथन क्या है आपका? रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना, याद रहेगा भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। बीटेक वाले खुश हो गए होंगे नहीं? हाँ, बीटेक वाले बेचारे बड़ी परेशान रहते हैं। बीटेक वाले बीटीसी कर लेते हैं, ठीक है, बीटीसी करके जल्दी से मेट उनकी बड़ी हाई रहती है। मुझे याद है कि 2015-15 में नौकरी आई थी 16 वाला में, और बीटेक वाले बड़े मेरे जो साथी थे जिन्होंने बीटेक किया था सब के सब टीचर बन गए थे, प्राइमरी के मास्टर सब बन गए। और प्राइमरी मास्टर बन गए तभी सुकून नहीं, तब भी तैयारी कर रहे थे। अरे हृदय सर प्लीज बताइए ना कुछ तैयारी कैसे करें। मैंने कहा यार सुकून से खा लो पी लो भाई, प्राइमरी के मास्टर बन गए हो, क्या दिक्कत आ रही, लेकिन नहीं, पीसीएस तैयारी करनी है, तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, अभी तक हो नहीं पाया। नौकरी प्राइमरी वाले भी नहीं कर पा रहे हैं और सही से इधर भी नहीं हो पा रहा। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, पहले से ही लक्ष्य अपना क्या करिए, निर्धारित कर लीजिए कि मुझे ये बनना है, और उस पर जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, जबरदस्त मेहनत करिए। जो भी लक्ष्य अगर आपने कहा मुझे पीसीएस बनना है, तो फिर आप क्या करिए, इस पर जी जान लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आईएएस बनना है, जी जान लगा दीजिए। जब आप लगे 1-2 साल लगे नहीं हो पा रहा है, तब आप किसी दूसरे विकल्प पर जाइए, लेकिन पहले 1-2 साल 2.5 साल क्या करिए, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया हो उस पर काम करिए जबरदस्त तरीके से। जब लगे कि यार टाइम लग रहा है, तब आप किसी दूसरे विकल्प पर जरूर जाइए। ऐसा भी ना रहे कि एक ही विकल्प के पीछे भागे रहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि यार 2-2.5 साल बीत गया है, नहीं हो रहा है, तब आप किसी दूसरे विकल्प पर जाइएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक ही विकल्प चुनिए, अर्थात कि क्या कहा जाता है ना कि विकल्प रहित संकल्प। क्या? विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड क्या? पुरुषार्थ। यानी कि कोई ऑप्शन नहीं आपके सामने, पीसीएस मतलब पीसीएस, इसके सिवा कुछ नहीं। आरओ मतलब आरओ, आरओ के सिवा कुछ नहीं। आईएएस मतलब आईएएस, आईएएस के सिवा कुछ भी नहीं। इस मनोभाव के साथ जब आप तैयारी करेंगे, यकीन रखिएगा आपको सफलता मिलेगी। हाँ, हो सकता है कई बार किस्मत अगर आपसे रूठी हुई हो, कई बार सफलता में देर लगती है, तो हो सकता है कि आपको 2-2.5 साल में तैयारी में समय लग जाए और ना हो सिलेक्शन। आपको हताश नहीं होना है, तब आपको किसी दूसरे विकल्प पर जाना है, उस विकल्प को हासिल करते हुए फिर साथ में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बात समझ आ गई हमारी? चलिए, नहीं तो कोचिंग वाले क्या कहते हैं, एक एग्जाम की तैयारी करो, यही करो, 32 साल बीत जाता, बुढ़ाए जाते हो, सदियों नहीं होती है, ठीक है। ऐसा काम मत करना, ठीक है। एक टाइम के बाद
सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना, ठीक है, नहीं तो हाल बहुत बुरे हो जाएंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, केवल 2 वाला कथन हो जाएगा आपका सही, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर 32 साल बाद कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। मेरी तो एज नहीं लगती है, जान नहीं पाएगा कोई, लेकिन आप लोग की एज लगती होगी, पहचान जाएगा 32 साल के हो गए हो, ठीक है। चलो बहुत टेंशन रहती है भाई साहब, है ना। चलो टॉपिक नंबर 9, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि सर आपने ग्रेजुएशन आप कर रहे हो क्या, मैंने कहा हाँ कर रहा हूं ग्रेजुएशन क्या करूं मैं, क्या बताऊं उनको एज ही नहीं लगती यार, बताओ। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, ये इसका भी आयोजन हो रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। तो किसने किया उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप कहेंगे सर कब किया, तो 17 जनवरी को किया। आप कहेंगे सर कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली स्थित कहां पर, भारत मंडपम में किया गया। अधिकतर जो आजकल फंक्शन या कोई प्रोग्राम होता है तो भारत मंडपम जो कि बनाया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, वहीं पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो 17 जनवरी, ठीक है, दिल्ली में, नई दिल्ली में, कहां पर, भारत मंडपम में, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और 17 जनवरी को, ठीक है। चलो, यह देश का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। आप जानते होंगे मोबिलिटी क्षेत्र के सभी पहलुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा, और 17 से लेकर के 22 जनवरी तक जो है 3 स्थानों, यानी कि भारत मंडपम, यशोभूमि दिल्ली और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा पर आयोजित किया जाएगा। 3 जगहों पर ये जो है एक्सपो का आयोजन होगा। कार के शौकीन तो होंगे ही ना भाई साहब, आप जाइएगा। चलो, इस आयोजन में 920 से अधिक कॉन्फ्रेंस और पवेलियन होंगे। इसके साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के विशेष सत्रों में मोबिलिटी क्षेत्र में उनकी नीतियों और योजनाओं को पेश किया जाएगा। बाकी यहां पर कुछ डेटा लिए लिखे गए हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। भारत ने ऑटोमोबाइल की बिक्री में 2024 में 11.6% की वृद्धि दर्ज की है। बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, ठीक है, और बाकी चीजें खरीदते हैं। कुल बिक्री 2.5 करोड़ यूनिट पर पहुंच गई है अब तक। यह सबसे बड़ा आंकड़ा है, और यह वृद्धि मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों की बिक्री में 14.5% की बढ़ोतरी के कारण जो है हुई है, जिसमें 1.95 करोड़ की यूनिट्स जो है बिक्री हुई है। तो ये सब पॉइंट्स यहां पर आपके लिए लिखे गए हैं ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है डेटा के रूप में आपसे एग्जाम में पूछ ले, या अगर कभी इस पर प्रश्न आ जाए ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, तो यहां पर आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बस बाकी ये वाला फैक्ट आपके लिए सबसे जरूरी था। ये वाला कहां पर गया भाई साहब, ये वाला, ठीक है, पहली लाइन, फैक्ट नंबर 1, ठीक है। चलो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा कब से कब तक, भैया बताओ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो जरा देखो, इसमें से हमने क्या किया था आपसे, ये देखो भैया, ये 17 जनवरी से 22 जनवरी, क्या 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी, कहां पर 17 से 22 जनवरी, 17 से लेकर के 22 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को दी गई मंजूरी है, ठीक है। और ये इसमें बेसिकली क्या होगा कि कैबिनेट ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने क्या किया है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, कहां पर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, डैम श्योर है कि यहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा। जहां पर भारत कोई उपलब्धि हासिल करने वाला हो या उपलब्धि हासिल कर चुका हो, ऐसा फैक्ट अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैंने कई बार इस बात को आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तीसरे लॉन्च पैड परियोजना में इसरो के अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों के लिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लॉन्च अवसंरचना की स्थापना और श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के लिए स्टैंड बॉय लॉन्च पैड के रूप में सहायता प्रदान करना शामिल है। और इससे भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए लॉन्च क्षमता में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर फंडिंग दे रखा है, कितना रुपए की फंडिंग की गई है, और यहां पर बेसिकली बाकी 2-3 चीजें लिखी गई हैं। आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी फैक्ट हमने जो इंपॉर्टेंट था वो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो, अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को दी गई मंजूरी, स्थापना को, तो श्रीहरिकोटा, चेन्नई, गोवा या रायपुर, कहां पर मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा बताओ, श्रीहरिकोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब आपके सामने जो है एक ऐड है, और ये कि डिकोड एग्जाम जो है
पर आप लोग जानते होंगे कि यूपी पीसीएस फाउंडेशन को 2025 लॉन्च किया गया है, यानी कि अगर आपका लक्ष्य 2025 या 26 का एग्जाम होगा तो आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ करके अपने पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी लेक्चर्स आपको जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। यहां पर पीडीएफ फाइल में आपको नोट्स मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली कराई जाएगी, डेली क्विज कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री का भी, मेंस का भी, एसए आपका, सीसेट आपका, सभी कुछ कराया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस आपको मिला जाएगा। ये सारी जानकारियां जो है यहां पर आपको दी जाएंगी। और अगर आप पीसीएस में अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, आपका परिणाम कुछ भी हो, आपकी फीस जो है हम लोग रिफंड कर देंगे। अगर आप हमारे यहां पर एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही नॉर्मल फीस पर हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। यहां पर बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे, यानी कि अगर कोई भी पृष्ठभूमि कोई कैसी भी रही हो, चाहे शहरी पृष्ठभूमि हो या ग्रामीण पृष्ठभूमि रही हो, वो आपके लिए क्या रहेगी, फायदेमंद रहेगी। यानी कि हम लोग बहुत बेसिक से एनसीईआरटी बेस हमारा रहेगा, उसी के आधार पर हम लोग जो है आपको तैयारी कराएंगे। और क्या कुछ चीजें हैं यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। मेंस के साथ में प्री की तैयारी कराई जाएगी। 18 महीने का हमारा जो है पूरी वैलिडिटी रहेगी। आप इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ में वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। एक बार एक्सेस करने के बाद आप कई बार एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो को एक बार आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर, और उसको कितनी ही बार आप देखिएगा। 9 महीने के अंदर कोर्स को वाइंड अप कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में 18 महीने तक की उसकी बैटरी रहेगी, यानी कि 18 महीने तक आप वीडियो को कितनी ही बार जो है देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताई थी। अब हम लोग चलते हैं आगे और आपके सामने एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है कि जस्टिस विनोद चंद्रन कहां के न्यायाधीश बने हैं, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब आपके सामने एक निबंध है, कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। आप इसको लिखिएगा। और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हमारे यहां पर शुरू हो चुका है। क्या आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। मैं नंबर आपको अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। और आप चाहें तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने शुरू की है यूपी से 2024 के लिए, और 25 वाले भी क्या कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो सभी अभ्यर्थी क्या करें, आप प्रोग्राम से जुड़ें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए आंसर राइटिंग को लेकर के, आप सीधे जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोग मेरा नोट डाउन कर लीजिएगा, 860 क्या 86044 क्या 44 और 09201 86044099201 यहां पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस निबंध को आप चाहें तो यहां पर मुझे भेज भी सकते हैं, ठीक है। 09201 यहां पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेंस की आंसर राइटिंग जो हमने शुरू की है उसकी डिटेलिंग आप लोग मुझसे यहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।